क्रॉप रोटेशन मतलब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, फसलों को या किसी कोई जो भी चीज़ इसके आगे लिखी हुई है उसको एक क्रम में बोना। यहाँ पे हम फसल की बात कर रहे हैं, तो फसल जो है हमारी क्या की जाएगी, खरीफ, रबी और जायद, ऐसे करके इसको चेंज किया जाएगा। इसकी बेसिक एक इसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है, और वो क्या है कि इसकी फर्टिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर फर्टिलिटी मेंटेन है तो इससे इसकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, उत्पादकता हमारी इसकी बनी रहेगी। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में, खरीफ, रबी और जायद। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, और वो ये है कि फसल चक्र की शुरुआत हमेशा खरीफ मौसम से होगी, यानी कि आप इसको जायद और रबी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत में मानसून जो है वो जून के महीने में आता है, और जून का महीना मतलब ये खरीफ का महीना होता है, यानी कि यहीं से एग्रीकल्चर का एक तरह से उसके एग्रीकल्चर ईयर की शुरुआत होती है इसी टाइम से। ठीक है, ये ठीक है, हो गया। फसलों को अदल बदल कर बोना जिससे उनकी उत्पादकता बनी रहे। अब इसके पीछे कुछ फिलॉसफी या सिद्धांत काम करते हैं, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसको समझना है। लिखा हुआ है डीप रूटेड, ये आपका खेत है। ठीक है, आपने यहाँ पे फर्टिलाइज़र या कुछ भी पानी देते हैं। एक फसल है जैसे कि यहाँ पे गेहूं की जड़ें हो गई, गेहूं की जड़ें बहुत नीचे तक नहीं जा पाती हैं, और दूसरी फसल है आपका ये अरहर हो गया। ठीक है, हम जब गेहूं की फसल लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइज़र का जो ऊपर का जो हिस्सा है, यानी कि हमने पूरे लैंड में हमने पूरे खेत में फर्टिलाइज़र डाल रखा है, और इस पर बहुत कम जो फर्टिलाइज़र है वो गेहूँ यूज कर पाता है। क्यों? क्योंकि नीचे के जो एरिया है उससे ले ही नहीं पाता वो। ओके, इसके बाद यानी कि गेहूं के बाद हम कोई ऐसी फसल लेंगे जो डीप रूटेड हो, यानी कि नीचे तक उसकी जड़ें जाएं। उससे क्या होगा, वो फसल जो इस ऊपर का एरिया है इसको छोड़ देगी, क्योंकि यहाँ पे गेहूं ने ऑलरेडी जो है जो हमारा मिनरल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनको यूज कर लिया है। अब नीचे जाएगी, यानी कि इस एरिया की जो फर्टिलाइजर है उसको भी यूज कर पाएगी इजी वे में। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपका हाई फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट। देखिए फिर से वही बात है, कोई ऐसी फसल लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे हमने ले लिया है आलू। ओके, आलू एक हैवी फीडर क्रॉप है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अब हमने आलू में बहुत सारा फर्टिलाइज़र डाला है, लेकिन क्या हम वो आलू जो है पूरा फर्टिलाइज़र एक ही बार में यूज कर पाएगा? उसका जवाब है नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसी फसल लेते हैं जिसको बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत ना हो। इससे क्या होगा कि जो इसका बहुत सारा फर्टिलाइज़र रिमेन बच जाएगा। बचे हुए फर्टिलाइज़र को अगली क्रॉप आराम से उसको यूज कर पाएगी, और उसी फर्टिलाइज़र में वो ग्रो कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट है हाई वाटर रिक्वायरमेंट। आपने यहाँ पे धान लगा दिया। धान की कंडीशन में क्या होता है कि पूरे खेत में पानी भरा रहता है, तो हमारे जो माइक्रोब्स हैं, स्पेशली जो ऑक्सीजन जिनको जो है चाहिए होती है, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे ही जब हम धान की खेती करते हैं, धान की खेती में माइक्रोब्स प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम कंटिन्यू पूरे साल इसी तरह की फसलें लेंगे तो हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर एयरेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी कोई फसल लेंगे धान के बाद जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने यहाँ पे बाजरा ले लिया या मक्का ले लिया। ठीक है, मक्का लेने के बाद हम कोई ऐसी फसल लेंगे, और कोशिश हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम दलहनी फसल लें। इसका कारण क्या है कि जो दलहनी फसलें होती हैं इसकी रूट्स में गांठें पाई जाती हैं। दलहनी फसलों की रूट्स में गांठें पाई जाती हैं, और उसको बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? लेग हीमोग्लोबिन। और वहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य पूरा किया जाता है। इससे जैसे ही ये आपकी फसल खत्म होती है, वो नाइट्रोजन आपकी ज़मीन पे ही रह जाती है। तो इस वजह से हमें ऐसी फसलों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फॉलो नॉट काउंटेड। मतलब जैसे ही हम ज़मीन खरीफ, रबी और जायद, ये 3 फसलें हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पे पैडी ले लिया और यहाँ पे गेहूँ ले लिया। ओके,
और जायद में हम कुछ नहीं लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम ऐसा बोल देते हैं कि हमने प्रति छोड़ दिया, तो हम इसको 1 और 2 दो ही काउंट करेंगे, यानी कि प्रति को काउंट नहीं किया जाता है फसल चक्र में। अगर हमने सिर्फ एक फसल लिया है, गेहूं भी नहीं लिया और ये भी नहीं लिया, सिर्फ पैडी लिया है, तो हम फसल चक्र में इसको एक काउंट करेंगे। ठीक है। मिक्स क्रॉप जो है, जैसे कि हमने गेहूं ले लिया, गेहूं के साथ हमने चना ले लिया, या चना लिया, चने के साथ हमने सरसों ले लिया, सरसों। ठीक है, इसको हम सिंगल काउंट करेंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा बताते हैं आपको एग्जाम्पल देके। ठीक है, देखिए गेहूं, सॉरी धान, गेहूं और मूंग, इसका एक एग्जाम्पल हम इसकी सघनता निकाल के देखते हैं। आपने पूरे सीजनल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि ये 4 + 4 + 4 ऐसे करके ये पूरा 12 महीने का फसल चक्र हो गया। तो इस पे इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला सिंपल सा है, फसलों की संख्या, नीचे क्या करेंगे साल, कितना साल लगा इसको, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए फसलों की संख्या कितनी हो गई, धान, गेहूं और मूंग, यानी कि यहाँ पे हमने देखा तीन फसलें हो गई। इसके बाद जो है ये ईयर कितना है, हम देखिए आपको पता है कि 4 + 4 + 4 12, यानी कि ये सारी फसलें लगभग 4 महीने में तैयार हो जाती हैं, यानी कि ये पूरा कितने साल का हो गया, 1 साल का हो गया। तो हमने इसके नीचे क्या रख दिया 1, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 300% आएगा, यानी कि इस फसल चक्र की सघनता या इंटेंसिटी कितनी हो गई आपकी 300% हो गई। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मक्का, चना और करेला। देखिए मक्का एक फसल हो गई, चना दूसरी फसल हो गई, और इसको 1 2 3 ही करें, प्लस ना करें यहाँ पे। ठीक है, तो इनको तीनों को काउंट करेंगे तो 3 हो गया, ईयर सेम है, और आपको 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300% इसका भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। आपने सपोज करिए कि लौकी नहीं लिया, बॉटल गार्ड को नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 2 फसलें लेते हैं, तो एक फसल हो गई बाजरा, ठीक है, और दूसरी फसल हो गई आपकी सरसों। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और ये कितने साल का है, ये 1 ईयर का है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल से ही 200 आ जाएगा। ओके, अब एक एग्जांपल से समझते हैं जिसमें मिक्स क्रॉप दी गई हो, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मक्का, मक्का ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे गेहूँ लेते हैं प्लस सरसों, सरसों ले लेते हैं, और लास्ट में फिर से हम मक्का ले लेते हैं। ओके, देखिए हमें पता है कि मक्का ये एक सीज़न में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि लगभग 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और ये भी 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मक्का रबी, खरीफ और जायद तीनों में हो जाता है आराम से। ठीक है, तो अब ये बचा हुआ है यहाँ पे गेहूँ और सरसों। देखिए ये दोनों रबी की फसलें हैं, ठीक है, दोनों रबी की फसलें हैं, और इनको एक साथ हमने ग्रो किया है, तो इसको हम एक ही काउंट करेंगे। ओके, यानी कि ये भी 4 महीने के अंतर्गत ही तैयार हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1, ये कितना हो गया, फसलें यहाँ पे 3 ही आएंगी, और ईयर आपका 1 होगा, ये हो जाएगा आपका 300%। आई होप आपको फसल चक्र निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फसल सघनता के बारे में, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हमने फसल चक्र सघनता देख लिया है, अब हम फसल सघनता सिर्फ फसल के बारे में, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए ये आपके पास एक लैंड है, और इस पूरी लैंड का जो एरिया है वो है 5 हेक्टेयर। ओके, 5 हेक्टेयर है। अब हम इसमें रबी, खरीफ और जायद 3 तरह से हम खेती करते हैं। खरीफ में हमने पूरे लैंड पे, यानी कि पूरे 5 हेक्टेयर पे हमने क्रॉप लगा दी, और रबी में हमने 3 हेक्टेयर में लगाया, और 2 को खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं लगाया उस पर। ठीक है, और ऐसे ही हमने जायद में किया, जायद में हम सिर्फ 2 हेक्टेयर में कर देते हैं, बाकी 3 हेक्टेयर जो है वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसका देखिए सिंपल सा है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आपको काउंट कर लेना है, जोड़ देना है, 5 + 3 + 2, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया 10, और
इसका फार्मूला यही है और डिवाइड कर देते हैं हम इससे 5 से, यानी कि आपके पास जो लैंड है टोटल लैंड उसको हम नीचे रख देंगे और जितने लैंड में हम कल्टीवेशन करते हैं उसको रबी, खरीफ और जायद में काउंट करेंगे, जोड़ लेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका कैलकुलेट करेंगे तो आप 200% आएगा। ओके, एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, आपने उसको रबी, खरीफ और जायद में प्लानिंग कर ली कि हमको कैसे किस किस तरह से खेती करनी है। आपने खरीफ में 5 हेक्टेयर किया, रबी में आपने कुछ बुआई नहीं की और जायद में आपने फिर से 5 कर दिया, यानी कि ये कितना हो गया, 5 + 5 10 हो गया और नीचे 10 और ऐसे करके इसकी जो फसल चक्र सघनता है वो आपकी 100 आ जाएगी। ओके, चक्र सघनता है इस समय 147.29, ये क्या है, %। ये 2017-18 के डेटा के हिसाब से है। पूरे भारत की फसल चक्र सघनता कितनी है, 147.29। तो आप इतना ही याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा काम। 2017-18 का जो डेटा है, देखिए डेटा और हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, देख रहे हैं लिखा हुआ है 2018-19 और 19-20। इसमें क्या है, इसमें इस डेटा के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा नहीं है, मतलब सारे राज्यों का डेटा इस पे नहीं है और ये लेटेस्ट है, बट इस पे भी पूरे राज्यों का डेटा नहीं है। इस वजह से फिलहाल आप इसी को मानेंगे हम। ठीक है, एमपी का क्या है 165, उत्तर प्रदेश का क्या है, ये देखिए बस नंबर्स हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, 162.7 है। आपका पंजाब का काफ़ी है 188.6 है और राजस्थान का थोड़ा सा कम है क्योंकि वहाँ पे ज़मीन कम है, मतलब उस तरह ज़मीन बहुत ज़्यादा है बट ऐसी कल्टीवेटेड लैंड बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से इसका कम है। ठीक है, बिहार में 143 है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर और किसी राज्य का चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूँगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका फसल चक्र सघनता और फसल चक्र सघनता दोनों के बारे में। थैंक यू।